नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तैयारी अच्छी चल रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करते जाना है और अपने स्कोर को बेहतर करते जाना है। आज हम संस्कृत विषय के सुपर 100 प्रश्न लेने वाले हैं प्यारे मित्रों। इसके पहले हमने हर विषय के सुपर मैराथन लेके आ रहे हैं, आप लोग जाके हर विषय के मैराथन देख लें। आज जो हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, आप सबको बता दूं, यहाँ से आपके 15 नंबर के जो पेडागोजी आने वाले हैं शिक्षण शास्त्र के, एज इट इज़ प्रश्न फंसने वाले हैं, लिख के रख लेना और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। वहाँ से जाके आप निकाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ही फॉलो कर लेना और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए, पहला प्रश्न आप सबके साथ में लूँगा, ध्यान से पढ़ना है, उत्तर ध्यान से करना है। प्रश्न को पढ़िए। भाषा शब्द कस्मात् धातु समुद्भूतः, मतलब भाषा जो शब्द है किस धातु से उत्पन्न हुआ है। भाषा शब्द किस धातु से उत्पन्न हुआ है। भाष, भास, भाष, भस, बताएंगे। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों का उत्तर जाएगा, ये पहला प्रश्न हो जाएगा ए। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। हलंत रहेगा साथ में, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षण शब्द कस्मात् धातु समुद्भूता, शिक्षण शब्द किस धातु से उत्पन्न हुआ है। शिक, शिक्ष, शिक्षण, इक्ष। शिक्षण शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। शिक्ष धातु से, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शिक्षण की क्रिया त्रिमुखी होती है, किसने कहा है, और कौन कौन से होते हैं वो ही बताना है आपको। शिक्षण की क्रिया त्रिमुखी होती है, किसने कहा है, और शिक्षण की प्रक्रिया द्विमुखी होती है, किसने कहा है। दोनों प्रश्न हैं, द्विमुखी और त्रिमुखी दोनों। आप लोगों को बता दूं मैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बनने चाहिए, प्रश्न पूछे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे उत्तर आप लोग। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। संस्कृत शब्द कस्मात् धातु निष्पन्ना, संस्कृत शब्द किस धातु से उत्पन्न हुआ है। अभी मैंने भाषा और शिक्षण और संस्कृत ले लिया, अब आपको बताना है संस्कृत शब्द किस धातु से उत्पन्न हुआ है। संक्र, क्रय, क्र, सम, बताएंगे। संस्कृत शब्द में ये याद रखना है अपने को, क्र धातु होती है, पर याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग, संस्कृत शब्द में क्र धातु होती है। यहाँ पे सम नहीं कर देना आप लोग, ठीक है। सम उपसर्ग होगा, यहाँ पर सम यहाँ पे उपसर्ग होगा। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। संस्कृत शब्द प्रयुक्त उपसर्गा विशेषः का पूछ रहा है। अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको, संस्कृत शब्द में आपसे उपसर्ग पूछ रहा है तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है आप बताएंगे, सम उपसर्ग है। आगे चलते हैं। संपरिभ्याम भूषणे इत्ययन सूत्रेण किम भवति, संपरिभ्याम भूषणे। अभी थोड़ा ये प्रश्न अलग प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग डिलीट कर देना, इसका सुगांगमा हो जाएगा इसका उत्तर। बाकी आगे लेके चलता हूँ मैं, ये प्रश्न नहीं आएगा। यहाँ देखिए, संस्कृत शब्द प्रत्यय विशेषः का, संस्कृत शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, कौन सा प्रत्यय है। श्रुत, कत, मतलब ता, का और तिन, बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बिल्कुल, ता प्रत्यय आएगा, आप लोगों का उत्तर ता है। संस्कृत शब्द में ता प्रत्यय है। सम क्या है आपका, सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग और ता प्रत्यय से बन के बना है आपका संस्कृत, ठीक है। आगे चलते हैं। संस्कृत व्याकरण से प्रतिनिधि ग्रंथः का, संस्कृत व्याकरण की जो प्रतिनिधि है, मतलब कौन सा मुख्य व्याकरण है संस्कृत का, आपसे पूछ रहे हैं। रुद्राष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी, शब्द अनुशासनम को अपि नास्ति। संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है आप बताएंगे, शब्द अनुशासनम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भाषायाः वैशिष्ट्यम नास्ति। आज हम सुपर 15 जो आपके पेडागोजी होते हैं उसके अंतर्गत 100 प्रश्न लेने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। एज इट इज प्रश्न फंसेंगे, शेयर करना है। भाषा या ऐच्छिक प्रयोग, भाषा की विशिष्टता नहीं है, भाषा की विशिष्टता नहीं है। वाचिक प्रतीक व्यवस्था, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक व्यवस्था, तात्पर्यार्थ रहित व्यवस्था। उत्तर बताइए। हर 10 प्रश्न के बाद आप लोग अपने उत्तर बताएंगे, कितने सही किए आप लोगों ने। तात्पर्यार्थ
रहित व्यवस्था, मतलब बिना तात्पर्य के, बिना अर्थ के व्यवस्था। भाषा में बिना अर्थ के आप भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, ये इसका विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षणस्य माध्यम विशेषः अस्ति। भाषा शिक्षण के लिए माध्यम होता है क्या? औपचारिक शिक्षण, आकाश भाषिता, यज्ञ व्यवस्था, को अपि नास्ति। आपसे पूछ रहा है भाषा शिक्षण के लिए जो माध्यम होता है वो कौन सा होगा? उत्तर बताएंगे औपचारिक शिक्षण। बिल्कुल सही है। औपचारिक शिक्षण मतलब उद्देश्यपूर्ण शिक्षण। औपचारिक शिक्षण मतलब उद्देश्यपूर्ण शिक्षण होता है। देखिए, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक मतलब जिसमें उद्देश्य होता है, अनौपचारिक मतलब जिसमें उद्देश्य नहीं होता। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। शिक्षण शब्द निष्पत्तों का प्रत्यय। शिक्षण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हम ग्रामर भी ले रहे हैं और आपके पेडागोजी भी ले रहे हैं, तो आपके पूरे 30 प्रश्न की तैयारी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। शिक्षण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेप, ल्यूट, क्विप या अण? बताएंगे शिक्षण में कौन सा प्रत्यय है? 10वें नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आप लोगों का उत्तर ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। शिक्षण शब्द में ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मैंने इसके पहले क्लास ली थी, इसमें पूरा ग्रामर भी करवाया था, आप लोग जाके देख सकते हैं वो क्लास। भाषा शिक्षणे प्रमुखेण कति घटका भवन्ति। भाषा शिक्षण में कितने घटक होते हैं? 2, 4, 3, 6। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। भाषा शिक्षण के 3 घटक होते हैं। वही मैंने शिक्षण के घटक पूछे थे अभी पहला प्रश्न में, दूसरा प्रश्न में वही घटक यहाँ भी होते हैं। अब वो शिक्षण कौन कौन से घटक होते हैं लिखेंगे आप लोग। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, ये तीनों घटक। और ये 3 घटक किसी ने बताए हैं, किसी ने 2 बताए हैं, किसी ने 3 बताए हैं। आप लोग मुझे बताएंगे किसने 3 बताया, किसने 2 बताया। सॉरी, आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण से समुचित शिक्षण सूत्रम अस्ति। भाषा शिक्षण के लिए समुचित शिक्षण सूत्र क्या होगा? भाषा सिखाना है तो कौन सा शिक्षण सूत्र आप प्रयोग करेंगे? सूक्ष्मगात स्थूलम प्रति, आंशिकात पूर्णम प्रति, काठिन्यात सारल्यम प्रति, ज्ञाताद अज्ञातम प्रति। मतलब सूक्ष्म से स्थूल की ओर, आंशिक से पूर्ण की ओर, कठिन से सरल की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर। बताएंगे कौन सा होगा? 12 नंबर प्रश्न का उत्तर ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण कौशल रहता है। सूक्ष्म से स्थूल नहीं, अंशिकात पूर्ण अस्ति, अंश से मतलब कम से ज़्यादा की ओर, कठिन से सरल की ओर नहीं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, याद रखना आप लोग, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। ये तीनों गलत हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण अनुचित शिक्षण सूत्रम अस्ति। भाषा शिक्षण के लिए अनुचित शिक्षण सूत्र क्या है? मतलब जो उपयोगी नहीं है। विश्लेषणात् संश्लेषण प्रति, मतलब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विशिष्टात् सामान्यम प्रति, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रत्यक्षात् परोक्षम प्रति, मतलब प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। या निश्चितात् अनिश्चितम प्रति, मतलब निश्चित से अनिश्चित की ओर। बताएंगे। आपसे अनुचित पूछा है 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा प्यारे मित्रों। निश्चितात् अनिश्चितम प्रति, मतलब निश्चित से अनिश्चित की ओर, ये गलत है। बाकी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, ये तीनों सही हैं। आगे चलते हैं। सारल्यात् काठिन्यम प्रति इत्यस्य शिक्षण सूत्र उदाहरण अमस्ति। यहाँ से एज इट इज प्रश्न बनेंगे प्यारे मित्रों, तो बने रहना है वीडियो में। विद्यार्थी इक्वल टू विद्यार्थी प्लस विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्यायाः आर्थिति तत्पुरुषः को अपि नास्ति। यहाँ पे शिक्षण सूत्र उदाहरण पूछा है। सारल्यात् कठिन्यम प्रति, मतलब सरल से कठिन की ओर का एक उदाहरण दिया है, आप लोग बताना है कौन सा होगा। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बी नंबर उत्तर हो जाएगा आपका। विद्या प्लस अर्थी सरल है और विद्यार्थी कठिन है, मतलब सरल से कठिन की ओर। ठीक, आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणेषु प्रायः कति सिद्धांता स्वीक्रियन्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण करते समय किस सिद्धांत को अपनाया जाता है? बताएंगे। 4, 47, 21, 69। कितने प्रकार के सिद्धांत अपनाए जाते हैं? 15 नंबर प्रश्न का उत्तर 21 प्रकार के सिद्धांत होते हैं संस्कृत शिक्षण को पढ़ाते समय। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर,
सरल से कठिन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, ये सब शिक्षण के सिद्धांत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सबको लेके चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, आधारभूत वाक्य साचा सिद्धांत उदाहरण नास्ति। आधारभूत वाक्य साचा सिद्धांत मतलब उदाहरण नहीं है। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, बालिका रामायणम पठती, बालिका रामायणम पठती, कर्ता ने कर्म को करण से, नास्ति पूछा है, नहीं पूछा है। चौराहा कारागारात पलायितः, प्रज्ञा मम पुत्री अस्ति, आनय सिंचती नदीभ्य, उदाहरण नहीं है पूछा है। क्या लग रहा है आप लोगों को उत्तर? 10 प्रश्न के आप लोगों ने उत्तर दे दिए होंगे, पूरे कमेंट बॉक्स में कितने सही हुए? 16 नंबर प्रश्न का उत्तर डी, आनय सिंचती नदीभ्य, ये आपका गलत है। आनय सिंचती नदीभ्य, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, आनय सिंचती, सिंचती मतलब क्रिया, कर्म है, सॉरी क्रिया है, और नदीभ्य क्या है आपका कर्म है। कर्ता कौन है? आनय, तो कर्ता ने कर्म को करण से ही चलता है ना पूरा सिस्टमेटिक। चलिए आगे चलते हैं। वाक्य संरचकम घटकाभ्येषु अनुचितम वाक्य घटका मिदम, मतलब वाक्य संरचना के घटक जो हैं उसमें अनुचित वाक्य बताना है। अयम में पिता अस्ति, मैं पिता कथावाचकः अस्ति, मैं पिता भागवत कथा भाषणं करोति, विद्या विनयम ददाति। आपको अनुचित वाक्य निकालना है। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर विद्या विनयम ददाति, ये अनुचित वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्धाभिव्यक्ति सिद्धांते शुद्ध रूपम किम अस्ति। शुद्ध अभिव्यक्ति करने के लिए कौन सा शुद्ध रूप है? श्रृंगारः, 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 अश्रृंगारः, बताएंगे। शुद्ध विभक्ति बताना है आपको, शुद्ध रूप बताना है। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल श्रृंगार है, आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला, ये उत्तर सही है श्रृंगार है का। आगे चलते हैं, 100 प्रश्न करेंगे प्यारे मित्रों, इसलिए थोड़ा स्पीड चलेंगे। गंगा या पर्याय भूतस्य अधोलिखित शब्देषु शुद्धम अस्ति। गंगा का पर्याय जो है आपको बताना है शुद्ध, जानवी, जाह्नवी, जाह्नवी, जानवी, बताएंगे। गंगा का पर्याय जो है उत्तर बताना है आपको। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर ये हो गया जाह्नवी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि वाच्यम प्रदास्यामि द्विजविव संस्कृतां रावणं मन्यमाना सीता भीता भविष्यति। इत्यत्र रामायणस्य हनुमुदुक्तया रावणस्य का भाषा परिरक्षते, सिंहली, आसुरी, पैशाची, संस्कृतम। मतलब इस पद में रावण ने कौन सा भाषा प्रयोग किया है? 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। डी, संस्कृत हो जाएगा, देख के ही लग रहा है। तो 20 प्रश्न में आप लोगों ने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में बताइए। संस्कृत भाषा शिक्षण विधिषु प्रायः कति विधियाँ स्वीक्रियन्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण करते समय कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? 30 का, 2 का, 79 का, 85 का। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर 30 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। आगे चलता हूँ लेके, संस्कृत भाषा शिक्षण विधिषु कोऽपि परिगणिता नास्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण का विधि का प्रयोग करते समय किस प्रकार की विधि का प्रयोग आप नहीं करते? व्याकरण विधि, प्रयोगशाला विधि, अनुवाद विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, बताएंगे। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर प्रयोगशाला विधि का प्रयोग नहीं कर सकते संस्कृत भाषा शिक्षण में, बाकी तीनों करते हैं। प्रयोगशाला विधि का प्रयोग अन्य सब विषयों में किया जाता है, संस्कृत में नहीं। स्फोटवाद विधि प्रवर्तका का, स्फोटवाद का विधि का प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, हंटरह, भर्तृहरि, वाचस्पति मिश्र। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर, एक तथ्यात्मक प्रश्न है। भर्तृहरि ने स्फोटवाद विधि दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मातृभाषा शिक्षणे कस्य आवश्यकता नास्ति। मातृभाषा शिक्षण करते समय कौन सी आवश्यकता नहीं है? व्याख्या विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, मीमांसा विधि, व्याकरण विधि। बिल्कुल, व्याकरण विधि में आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, और साथ साथ में कौन सी विधि में आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, स्फोटवाद विधि प्रवर्तक अब भी बताया मैंने भर्तृहरि। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर भर्तृहरि हो जाएगा। अच्छा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे चलता हूँ, 25 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग। संस्कृत पाठशालासु प्रचलित विधि दरिदृश्यते। संस्कृत पाठशाला में प्रचलित विधि कौन सी होगी? व्याकरण विधि, चलचित्र विधि, पत्राचार विधि, स्फोटवाद विधि, बताइए प्रश्न का उत्तर। व्याकरण विधि संस्कृत पाठशाला में प्रचलित विधि है, ध्यान रखेंगे। वेद अध्ययने लब्ध प्रतिष्ठ विधि आसीत। वेद अध्ययन करते समय आप किस प्रकार की विधि का प्रयोग करेंगे? स्फोट विधि, वेदांग विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, नियंत्रित भाषा विधि। बी नंबर, वेदांग विधि का प्रयोग करते हैं वेद अध्ययन में। ठीक है, चलिए।
कोऽपिकः व्याकरण विधि दोषः नास्ति, इनमें से कौन व्याकरण विधि की दोष है, नहीं है? नीरसता, मनोवैज्ञानिकता, अभाव, सुनिश्चितता, जटिलता। कौन सा व्याकरण विधि का दोष नहीं है? 27वां प्रश्न का उत्तर बताएंगे। सुनिश्चितता, ये सुनिश्चितता इसका दोष नहीं है, ये गुण है। ठीक है, चलिए। संस्कृत भाषायाः विशिष्ट ज्ञानः व्याकरण विधि, संस्कृत भाषा का विशिष्ट ज्ञान व्याकरण विधि है। अव्यवहारिका अस्ति, अनुचिता अस्ति, स्नेहास्पदा अस्ति, उचिता अस्ति। उचिता अस्ति, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा विशिष्ट ज्ञान है व्याकरण विधि उचिता अस्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न। संपूर्णाद अंश प्रति प्रचलन विधि अस्ति, मतलब संपूर्ण से अंश की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर कौन सी विधि की विशेषता है? विश्लेषणात्मक विधि, वाचन विधि, वार्तालाप विधि, आकाशवाणी विधि। बताएंगे। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर, ये विश्लेषण विधि का क्या है? विशेषता है, संपूर्ण से अंश की ओर। ठीक, चलिए आगे लेके चलता हूँ। व्याख्यान विधि कति विभागा सन्ति, व्याख्यान विधि में कितने विभाग हैं? 4, 6, 8, 10। बताएंगे। बिल्कुल, बी नंबर 6। 6 क्या है? विभाग हैं। अब आप बताइए मुझे 30 प्रश्न में कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में। आगे लेके चलता हूँ मैं। ये एक पद से प्रश्न है। पदच्छेदः, पदार्थोक्ति विग्रहो, वाक्य योजना, अक्षोपोअथ, समाधानम, व्याख्यानम, संगविधम, स्मृतम। अनेन श्लोकेन का विधि संसूचिति, विश्लेषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, अनुवाद विधि। इस विधि में, इस पद में कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है इस श्लोक में? बताएंगे। व्याख्यान विधि का, व्याख्यान विधि का प्रयोग, देखिए व्याख्यान लिखा है ना, व्याख्यानम, व्याख्यान विधि का प्रयोग हुआ है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको पद में ही मिलने जाएंगे। प्रदत्तेषु विकल्पेषु कोऽप्येकः व्याख्यान विधि नास्ति, यहाँ पर दिए गए जो ऑप्शन हैं उनमें कौन व्याख्यान विधि नहीं है? विग्रह, समाधानम, आक्षेप, अपोह। बताएंगे उत्तर इसका। अपोह, अपोह व्याख्यान विधि नहीं है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ हम लोगों को। व्याख्यान विधौ कोऽपिकः स्वीकृते, व्याख्यान विधि इनमें से कौन स्वीकार करता है या व्याख्यान विधि किसको स्वीकार करती? पदार्थोक्ति, व्युत्पत्ति, रचनानुवाद, पत्राचार। प्रश्न का उत्तर पदार्थोक्ति, मतलब पदार्थ के अनुसार उसकी उक्ति होती है व्याख्यान विधि में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्याः भाषायाः शिक्षणे अनुवाद पद्धति समीचीना नास्ति, किस भाषा शिक्षण में अनुवाद पद्धति नहीं होती? संस्कृत भाषायाः में, मातृभाषायाः में, विदेशी भाषायाः में, उर्दू भाषायाः में। किस भाषा में शिक्षण करते समय अनुवाद विधि का प्रयोग नहीं होता? मातृभाषा में। मातृभाषा का प्रयोग करते समय आप अनुवाद पद्धति का प्रयोग नहीं करते मातृभाषा के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। हर्वट पदीय विधो कति पदानी स्वीकृतानि सन्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कर लेना। 3, 4, 5, 6। हर्वट ने कितने पद स्वीकार किए थे? हर्वट की पंचपदी आप लोग ध्यान रखेंगे। पाठ योजना निर्माण में याद रखेंगे, पाठ योजना निर्माण में इन्होंने 5 स्टेप बताए थे। वो 5 स्टेप लिख के लाए हूँ आप लोगों के लिए, याद रखेंगे। ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं। नीचे वाले प्रश्न में देखेंगे आप लोग, ये रहा। हर्वट विधौ किम पदम नास्ति, इनमें से कौन नहीं है? तुलना, प्रयोगा, प्रस्तावना, विभावना। ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए प्रस्तावना होती है, प्रस्तुतिकरण होता है, तुलना होती है, सामान्यीकरण होता है और प्रयोग होता है। ये 5 स्टेप याद रखेंगे, लिख लेंगे। हर्वट की पंचपदी में पाठ योजना निर्माण की ये 5 स्टेप होते हैं, जिसमें क्या नहीं होता है पूछा? विभावना। विभावना नहीं होता, बाकी तुलना है, प्रयोग है, प्रस्तावना है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। हर्वटी विधौ स्वीकृतम पदम अस्ति, इनमें से हर्वट की पंचपदी में किसको स्वीकार किया जाता है? सामान्यीकरण को, अनुकरण को, उद्धरणम को, संहरणम को। बताएंगे। अब भी बताया मैंने आपको। सामान्यीकरण किसको प्यारे मित्रों? सामान्यीकरण को एक्सेप्ट किया जाता है। आगे चलता हूं मैं लेके आपको, एक सेकेंड। हर्वटी विधो कस्यांतरम विषयों स्थापना भवेत, हर्वट ने किस प्रकार के विषय की स्थापना करने के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि हर्वट की विधि में विषय के बारे में बताना है तो किसका प्रयोग करोगे आप लोग? तुलनांतरम, प्रस्तावनांतरम, प्रयोगांतरम, सामान्यीकरणांतरम। बताइए।
विषय वस्तु का बताना है, विषय वस्तु स्पष्ट करना है पाठ्योजना निर्माण में, तो किसको बताओगे आप? 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल प्रस्तावना। आप लोग प्रस्तावना के माध्यम से विषय की जानकारी देते हो, ठीक, पाठ्योजना निर्माण में। आगे चलता हूँ लेके आपको, हर्वटी विधौ अनंतिम विधानम किमस्ति। हर्वट की विधि में अनंतिम विधान मतलब अंतिम विधान कौन सा है? तुलना, विषयोत्थापना, प्रयोगा, प्रस्तावना। बताएंगे 39 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल प्रयोग। लास्ट में हम लोग प्रयोग ही करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ आप लोगों में। मूल्यांकनम विधौ पाठ सूत्रेषु प्रथम का, मूल्यांकन विधि में पाठ सूत्र में प्रथम कौन होता है? मूल्यांकन विधि में पाठ्य बिंदु, शिक्षण कार्यम, छात्र कार्यम, उद्देश्य। बताएंगे उद्देश्य, प्रथम का उद्देश्य होता है। हम जो भी मूल्यांकन कर रहे हैं उसका सबसे पहले हमें उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम कौन सा मूल्यांकन कर रहे हैं, किस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं। अब 40 प्रश्न हो गए, 40 में कितने आप लोगों ने सही किए हैं उत्तर बताएंगे। आगे लेके चलता हूँ मैं। मूल्यांकन विधौ अनंतिम में किम भवति। मूल्यांकन विधि में अंतिम में कौन होता है? अंतिम में अंतिम विधि कौन सी? मूल्यांकनम, उद्देश्य निर्धारणम, व्यवहार रूपणम, छात्र कार्यम। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर, लास्ट में हम लोग मूल्यांकन ही करते हैं, सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों को मैं। 42 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। मूल्यांकन विधो षड सोपानेषु, 6 सोपान होते हैं। षड सूत्रेषु व अत्र पंच सूत्राणि अधोलिखितानि सन्ति अविष्टतम सूत्र के किम अस्ति। अब आपको बोल रहे हैं 6 प्रकार के स्टेप होते हैं, उन 6 स्टेप में आपको बताना है एक एक करके। देखिए 6 स्टेप में लिख के लिया आप लोगों के लिए। देखिए उद्देश्यम, पहले उद्देश्य, व्यवहार रूपम, पाठ बिंदु, छात्र कार्यम, मूल्यांकन। यहाँ 5वां नंबर, यहाँ पे आपको चौथा नंबर बताना है कौन सा आएगा। शिक्षक कार्यम, शिक्षण कार्यम, अभिभावक कार्यम, प्रबंध कार्यम। अब आपके 6 स्टेप आपको याद रखने हैं, उद्देश्य, व्यवहार रूपेण, पाठ बिंदु और चौथा नंबर आपको याद रखना है कौन सा आता है। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग कर लेंगे शिक्षण कार्यम। शिक्षण कार्यम होता है चौथे नंबर में, तो उद्देश्यम होता है, व्यवहार रूपेण होता है, पाठ बिंदु होता है, शिक्षण कार्यम होता है, छात्र कार्यम होता है और मूल्यांकनम होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भंडारकर विधि प्रस्तोता का, अभी मैंने पहले इस प्रश्न का उत्तर लिया है बहुत पहले। भंडारकर विधि के प्रणेता कौन हैं? कमलाकांत भंडारकर, चिंतामणि देशमुख भंडारकर, गोपाल कृष्ण भंडारकर, राधा रमन भंडारकर। जो मेरे पुराने साथी हैं उनको सबको पता होगा, गोपाल कृष्ण भंडारकर हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। स्फोट सिद्धांत से विरोधम कुर्वन्ति। स्फोट सिद्धांत के विरोध कौन करते हैं? संस्कृतज्ञ, वैयाकरण, भारतीय, मीमांसकः। बताएंगे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल मीमांसकः लोग इसके स्फोट सिद्धांत के विरोध करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मीमांसा विधि प्रवर्तका सन्ति। मीमांसा विधि के प्रवर्तक कौन है? मीमांसकः, नैयायिकः, जैनः, बौद्धः। बताएंगे प्रश्न का उत्तर 45 नंबर बिल्कुल ये इसका उत्तर जाएगा आपका मीमांसकः, ठीक है। आगे चलते हैं। आविन्ता विधान विधि मीमांसकः अस्ति। आविन्ता विधान विधि मीमांसकः कौन है? कुमारी भट्ट, प्रभाकर भट्ट, सिद्धेश्वर भट्टाचार्य, सुरेश्वर भट्टाचार्य। अब यहाँ पर कुछ ना आप लोगों के लिए काव्य वाले प्रश्न आ गए हैं, थोड़ा सा अपन लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ आ जाइए, यहाँ ले लेंगे आप लोगों के प्रश्न यहाँ से। पदार्थार्थ अर्थ ज्ञानम स्वीकृत्य। पदार्थ के अर्थ का ज्ञान स्वीकार करता है। स्फोटवादिनः, चार्कः, हर्वटीय, मीमांसकः। 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग मीमांसकः, ठीक है। आगे चलते हैं। ये प्रश्न आप लोगों की इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए 1 मिनट, कुछ आप लोगों के लिए मैंने प्रश्न काव्यवाल ले लिए थे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ आ जाएंगे। शिक्षण विधि नास्ति। शिक्षण विधि नहीं है। मंडूक लुप्ति, व्याख्यानम, अनुवादा, व्याकरणम। शिक्षण विधि कौन नहीं है? 61 नंबर प्रश्न को उत्तर बताएंगे आप लोग। शिक्षण विधि कौन नहीं है? बिल्कुल मंडूक लुप्ति शिक्षण विधि नहीं है, बाकी व्याख्यानम विधि है, अनुवाद विधि भी है, व्याकरण विधि भी है, पर शिक्षण विधियाँ, ठीक है। शिक्षण विभाग नास्ति। शिक्षण विभाग नहीं है। काव्य शिक्षणम, स्त्री शिक्षणम, गद्य शिक्षणम, संगीत शिक्षणम। शिक्षण विभाग कौन नहीं है? 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल स्त्री शिक्षण का विभाग नहीं है। शिक्षण विभाग अस्ति। शिक्षण विभाग है। विनाश
शिक्षणम, दुख शिक्षणम, द्रुत पाठ शिक्षणम, सर्वम। शिक्षण विभाग है, कौन है? 63 नंबर प्रश्न का उत्तर द्रुत पाठ शिक्षणम क्या है? शिक्षण विभाग है, बिल्कुल सही है। व्यक्ता वाची वर्णा येषांता इमे व्यक्तवाचा भाषायाः इयं परिभाषा कुतः उद्धृत नास्ति। मतलब इस पद में आपको बताना है, परिभाषा दी हुई है, ये उद्धृत कहाँ से किया गया है? शब्दानुशास्त्रता, एनसाइक्लोपीडिया था, भाषा विज्ञानता, महाभाष्यता। ये और प्रश्न को भी आप लोग स्किप कर लेंगे। आगे चलते हैं, आ जाएंगे। ये रहा आपका पेडागोजी वाला प्रश्न। थोड़ा सा और आगे लूँगा आप लोगों को मैं। ये रहे, यहाँ से देखिए ग्रामर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। संस्कृत भाषायां रकारस्य उच्चारणम स्थानम किम। संस्कृत भाषा में रकार का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, मूर्धा है, नासिका है, तालु है। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। संस्कृत भाषा में रकार जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है? 74 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल मूर्धा होता है, ध्यान रखेंगे, मूर्धा से हम लोग उच्चारण करते हैं। संस्कृत शिक्षणे व्याकरण विधौ याचवे यकारस्य चा वर्गश्चा उच्चारण स्थानम किमस्ति। संस्कृत शिक्षण करते समय व्याकरण विधि में चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? का, चा, टा, ता, पा। मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, का, चा, टा, ता, पा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो चा कहाँ से आता है? तालु से आता है, ध्यान रखना। 75 नंबर चा वर्ग तालु से निकलते हैं, ठीक है। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर सी नंबर। संस्कृत भाषा शिक्षणे व्याकरण विधौ ता वर्ग लकारहु उच्चारण स्थानम किम। संस्कृत शिक्षण के व्याकरण में विधि में ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ। का, चा, टा, ता, पा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। ता वर्ग जाता है प्यारे मित्रों दंत में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण विधि नाम संस्कृत भाषा शिक्षणे ज्ञायते तथ्यमिदं यत् यंगमाणम नाम उच्चारण स्थानम। आपको जो नासिका वाले होते हैं यंगमाण, ये देखिए इया, मा, अंगा, अणा, ना, मा, ये जो नासिका वाले होते हैं हर वर्ग के पंचम अक्षर मतलब पंचमाक्षर कहाँ से निकलते हैं? कई बार बताया मैंने आप लोगों को, जैसे कि का आप लिखेंगे का, खा, गा, घा, इंगा, का, खा, गा, घा, इंगा, तो नाक से निकल रहा है। ऐसी चा, छा, जा, झा, इया, ये भी कहाँ से आता है? नाक से आता है। तो हर वर्ग के पंचम अक्षर नासिका से निकलते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कंठ तालव्यम अस्ति, कंठ तालव्यम अस्ति मतलब कंठ और तालु से निकलने वाले हैं। कौन सा अक्षर जो कंठ तालु दोनों से निकलता है? उ, ए, ओ, ऋ। बताएंगे। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बी नंबर जाएगा। ए आपको कंठ और तालव्य दोनों से निकलता है। अधोलिखितेषु विकल्पेषु दंतोष्ठम अस्ति मतलब नीचे दिए गए अक्षरों में आपको दंत और ओष्ठ दोनों से निकलने वाला अक्षर बताएंगे। श, प, व, ला। 79 नंबर प्रश्न का उत्तर व कंठ आपका दंत और ओष्ठ दोनों से निकलता है। कंठोष्ठ वर्ण अस्ति, कंठ और ओष्ठ मतलब कंठ से भी और ओठ से निकलने वाला वर्ण है आ, ए, आई, औ। बताएंगे। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर औ, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ लेके। संस्कृत भाषा शिक्षणे व्याकरण विधि नाम ज्ञायते यत् आभ्यंतर प्रयत्न। संस्कृत भाषा शिक्षण में व्याकरण विधि में आप लोग कितने विधियों का प्रयोग करते हैं? 5, 7, 9, 11। 81 नंबर प्रश्न का उत्तर 5 प्रकार की विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। कथिधा भवंती, अच्छा यहाँ थोड़े से अंतर वाले प्रश्न हैं, थोड़ा सा और अंदर लूँगा आप लोगों को मैं। ये रहा, यहाँ से नहीं, थोड़ा और आगे लूँगा आप लोगों को। ये रहा। पाठ्य पुस्तक विधौ अध्यापकः सर्वाधिकं किम बलव्यम पाठयति। पाठ्य पुस्तकम प्रचार सादेशम देशभक्तिम श्याम फलम मतलब पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा अध्यापक सबसे ज़्यादा किस प्रकार से पठन कराता है? बताएंगे प्रश्न का उत्तर।
93 प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। पाठ्य पुस्तक का उपयोग सबसे ज़्यादा करता है। आगे लेके चलता हूँ मैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालन द्रष्टव्य श्रेष्ठतम छात्र का। सांस्कृतिक कार्य का संचालन करने में श्रेष्ठ छात्र कौन होगा? मनोहार कृति संपन्ना, सुस्पष्ट अभिव्यक्ति करस्य, यह पिक वदती, नर्तने गाने आसक्ति रस्य। मतलब सबसे ज़्यादा आकर्षक लगने वाला, अच्छे से स्पष्ट अभिव्यक्ति करने वाला, पिक वदती और साथ में नृत्य गायन करने वाला। बताएंगे 94 नंबर प्रश्न का उत्तर। सुस्पष्ट अभिव्यक्ति करने वाला श्रेष्ठ छात्र रहेगा। शिक्षणम शिक्षके जृंभरणम जनयति। शिक्षण करते समय शिक्षक जम्भाई लेते हैं। आम हाँ प्रायः। सा शिक्षकेषु कलंक भूता, वह शिक्षक गलत है। यदा कदा तू भवित्वीव, मतलब कभी कभी हो सकता है। 95 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। सा शिक्षकेषु कलंक भूता, मतलब उसके लिए गलत है, अच्छा आदत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आप सबके साथ में। व्याख्यान विधि की दृग छात्रेभ्यः समीचीनम उपयोगी च वर्तते। व्याख्यान विधि में छात्रों के लिए सबसे उपयोगी क्या रहेगा? सर्वेभ्य छात्रेभ्य, निम्न कक्षाया छात्रेभ्य, निर्धनस छात्रेभ्य, उच्च कक्षाया छात्रेभ्य। व्याख्यान विधि में आप सभी छात्रों की समीचना करनी है तो क्या उपयोगी रहेगा? उच्च कक्षा या छात्री, मतलब उच्च कक्षा के बच्चों के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग कर सकते हैं आप, निम्न कक्षा के बच्चों के लिए नहीं कर सकते। आदर्श भूतस्य शिक्षकस्य बदनम कीदृक् स्यात्। ऑप्शन पढ़िए आप लोग। आदर्श भूत शिक्षकस्य बदनम कीदृक् स्यात्। बदनम प्रसाद सदनम स्यात्, गंभीर मुद्रायुता स्यात्, उदासीनम तटस्थ स्यात्, पक्षपात युक्त क्रोधा विटस्त स्यात्। आपका उत्तर बदनम प्रसाद सदनम स्यात् होगा। आगे लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर। हाँ ये रहा प्रश्न, ये वाला प्रश्न, हाँ ये भी है। कम विलक्ष्य संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण विधातव्य, मतलब संस्कृत शिक्षण का प्रशिक्षण लेना क्यों जरूरी है? धनाज्ञम उपास्यम, संस्कृत वांग्मयम संरक्षणम, बालानुमानमुखीकरणम च, मोक्षाभक्तिम, संस्कृत भाषायां सर्वविधिम शिक्षा प्रदानम। धन उपासना करने के लिए, संस्कृत विषय में बच्चों की उन्मुखीकरण करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, संस्कृत भाषा में सर्वविधि शिक्षा प्रदान, मतलब संस्कृत भाषा के द्वारा अच्छे से शिक्षा प्रदान करने के लिए। 98 नंबर प्रश्न को उत्तर बताएंगे। हम शिक्षक प्रशिक्षण जो प्राप्त करते हैं उसके द्वारा हम अपने संस्कृत विषय में और अपने शिक्षण विधियों में और बच्चों के बाल स्तर को जानने के लिए और उनके अनुसार शिक्षण कार्य करने के लिए प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। छात्रेभ्यः कीदृक् गृह कार्यम देयम, मतलब छात्रों को कैसा गृह कार्य देना चाहिए? लैखिकम एवं केवलम, मतलब केवल लिखित रूप में, केवलम मौखिकम, मतलब केवल मौखिक, मौखिक लेखकम च, मतलब मौखिक और लेखिक दोनों, कदापि न देयम, कभी नहीं देना चाहिए। हम मौखिक और लेखिक दोनों दें। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ। लास्ट प्रश्न है। सर्वासाम भाषा नाम जननी का अस्ति। हर विषय की जननी, हर भाषा की जननी कौन? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा। बिल्कुल डी हो जाएगा आपका, संस्कृत भाषा हर भाषा की जननी है। दुर्बोधम कठिनम वा विषयम कदा पाठ्येत। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। सो प्यारे मित्रों, ये थी आज की सुपर 100 क्लास, सुपर 100 प्रश्नों की। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।